हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हम शुरू करते हैं कि ये कोट से, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आप प्लान करने में असफल हो जाते हो तो आप वैसे भी फेल होने की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जो ये फील्ड है एमपीएससी और यूपीएससी, इसमें प्लानिंग ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि आपका 80 to 90% जो है काम, वो आपका प्लानिंग ही करता है और 10% आपका एग्जीक्यूशन पे रहता है। तो अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के आप कोई भी बुक्स उठाओगे और बोलोगे कि ये 2 दिन में कंप्लीट करना है, या फिर ये इसको हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद 3 दिन में पॉलिटी, 3 दिन में हिस्ट्री, और 1 महीने में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आप फिर सपने में जी रहे हो क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। ये एक्चुअली एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट है। इसमें आपको कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि मैराथन जो रनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही स्प्रिंट नहीं लेते। वो स्टार्ट करते हैं स्लो, और जब एंड आता है तब वो ग्रिप पकड़ते हैं या फिर स्प्रिंट करते हैं। तो वैसा ही करना है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस वीडियो में आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी और जो आने वाले एग्जाम्स है जैसे कि एमपीएससी और यूपीएससी, या फिर कोई भी कंबाइन या कोई भी एग्जाम होगी, तो उसमें आपको प्लानिंग करने में हेल्प हो जाएगा। तो ये थोड़ा, और इसके जो आगे की जो स्लाइड्स है जो कि मैंने बनाए है थोड़ा फनी वे में, तो कि आपको क्योंकि टेंशन ना है कि इतने दिन बचे तो फिर कैसे होगा, तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे मैंने रखा है ये वीडियो। और देखते हैं अभी मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम अकबर सिकंदर भालदार है। मैंने यूपीएससी और एमपीएससी दोनों एग्ज़ाम दिए, और उसी की तैयारी में हूँ फिलहाल। और यही कोट मुझे अप्लाई होता है, या फिर बहुत एस्पिरेंट्स को भी अप्लाई होता है, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि ये जो मूवी था मांझी, तो उसमें जो ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, जो कि मांझी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था, क्योंकि उनके वाइफ की डेथ हो गई थी, क्योंकि वो अस्पताल में नहीं ले जा सके, इसलिए तो उन्होंने ये रोड बनाया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक अकेला इंसान भी पहाड़ तोड़ सकता है, और ये प्रूफ भी हुआ है। तो ये पहाड़ तोड़ने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ मैं पर जो पहाड़ जैसा आपको जो दिखता है, जैसे कि जो एमपीएससी और यूपीएससी है, तो उसको क्रैक करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि हम इतना सारा पढ़े ही क्यों। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, करंट है, एनवायरनमेंट है, तो इतनी पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसका सिंपल आंसर है, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनरली सभी एरियाज में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखने की सूची रखता है। और जनरली जो लोग होते हैं वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, उनकी समस्या अलग अलग होती है, और जो सराउंडिंग इश्यूज होते हैं वो भी उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई समझो आदमी आता है और आपको बोलता है कि मेरा थोड़ा सा ये समस्या है, तो आप उसके ये तो नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं पता इस इशू के बारे में, या फिर मैं नहीं जानता। तो ऐसा आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपका ये फर्ज बनता है कि आपको ये थोड़ा सा तो भी मालूम होना चाहिए, या फिर रिजॉल्व करने की थोड़ी सी तो आइडिया होना चाहिए। तो आप अगर आप उसको बोलते हो कि मुझे कोई आइडिया नहीं है ये, तो फिर थोड़ा बैड इंप्रेशन देता है, और वो थोड़ी से होप कम हो जाती है एग्जीक्यूटिव पर से। तो इसलिए जनरली जो इन्फॉर्मेशन होती है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में, तो आपको सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा ज़्यादा देती है। और उसमें मेजर रोल प्ले करता है करंट का, क्योंकि जो करंट हैपनिंग्स होती है, तो उस पर जनरली जो इश्यूज होते हैं तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो जनरली ये काम एग्जीक्यूटिव का ही होता है। तो वही काम हम भी करेंगे, देखते हैं अभी। सबसे पहली बात तो ये एग्ज़ाम किस बारे में है, और एग्जामिनर क्या चाहता है। अगर ये डिमांड अगर फुलफिल हो जाती है तो आपको आसानी होती है क्रैक करने में। तो एग्ज़ाम जनरली इसलिए ली जाती है क्योंकि आपका जो अवेयरनेस लेवल है, या फिर आप कितने अलर्ट है जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही है उसके बारे में चेक करने के लिए। और जो टेम्परामेंट है, मतलब आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशन में। जैसे कि आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं प्रीलिम्स में, और आपका टेम्परामेंट उसी वक्त चेक होता है कि आप इतने शॉर्ट स्पैन में आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो। एक्चुअली शॉर्ट स्पैन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 आवर्स काफ़ी होता है जीएस के लिए। पर जो सीसैट होता है उसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है टाइम का। तो इसका इसमें यही मोटो रहता है कि आपका टेम्परामेंट, जो कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। आप अगर आप अनस्टेबल हो जाते हो, या फिर आप डर जाते हो, तो डर की वजह से आप जो जो आप जानते हो वो भी भूल जाते हो।
तो आपका पूरा टेम्परामेंट यही एग्जाम में चेक होता है। और जनरली ज़्यादातर जो 90-95% जो बच्चे फेल होते हैं प्रीलिम्स में, तो वही ये मेजर रीज़न तो यही होता है, टेम्परामेंट उन्हें हैंडल नहीं करने आता, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो बहुत सारा होता है बट जो हैंडलिंग कैपेसिटी होती है तो वो नहीं हो जाता है। और ये एग्ज़ाम और एक डिमांड रखता है कि आप डेडिकेटेड रहे, जो भी आप पढ़ते हो या फिर जो आप प्लान कर रहे हो उस प्लान से आप डेडिकेटेड रहे और कंसिस्टेंट रहे, जैसे कि आपको मैराथन के बारे में बताया था। नहीं तो फिर अनुपम खेर जैसे हो जाएगा, जैसे कि ये दिख रहे आप बहुत टेंशन आ गया इनको तो फिर माँ बाप पूछते इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, वैसा वैसे वैसे कंडीशन हो जाती है। तो इतना टेंशन भी ना ले, क्योंकि अगर आपने प्लान अच्छा सा किया है और आप अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके पोस्ट के मिलने के लिए। तो हम करें क्या फिर? तो हमारे पास इस सवाल का जवाब है कि हमारे पास है क्या। तो हमारे पास है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जनरली बाइबल होते हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि अगर ये आपने अगर फॉलो नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा भटकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसे हैं जिससे आपको इंसाइट भी मिलता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा या फिर किस पैटर्न पे बन रहा है, और उसकी डेप्थ भी समझ जाएगी कितना डेप्थ में पढ़ना है और कितना शैलो में भी पढ़ना है। कुछ कुछ टॉपिक्स थोड़े डेप्थ मांगते हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स जो है शैलो लेवल पे रहते हैं, जो सरफेस लेवल पे रहते हैं, ज़्यादा उसको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भी बताते हैं कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जनरली कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एग्जामिनर सेट करता है, क्योंकि आपका उसका उसके ऊपर फोकस जाए और वही पढ़ते बैठे और उस पर अगले साल सवाल आएगा भी ये नहीं, तो उसकी भी गारंटी नहीं है। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो एनालिसिस कैसे करें? ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये पेंगुइन्स ऑफ मदागास्कर का है। और ये जो है ये एक्चुअली 4 पेंगुइन्स होते हैं। तो उसमें से एक का काम सिर्फ एनालिसिस का ये होता है कि जनरली क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए या फिर क्या हो गया सिचुएशन में और हम क्या करना चाहिए। तो ये जो कैप्टन होता है, स्कीपर, तो वो हर बार पूछता है कॉल्स के एनालिसिस। और एक फनी फैक्ट भी बताता हूँ, एक्चुअली 4 में से एक खो जाता है, तो उसके लिए भी ये पूछता है कॉल्स के एनालिसिस। और वो बहुत कैलकुलस निकाल के फुल ऐसा कैलकुलेट करता है और फिर बताता है 3 है, हम लोग 3 है तो तो इतने लेवल पे एनालिसिस रहता है। ये मस्त सीरीज है, आप फिर फुर्सत में देखिए पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, कोई कोई बात नहीं, हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा सवाल है कि हाउ टू एनालाइज। तो पहली बात तो आप सीधा अटैक मत कीजिए। अटैक मतलब मेरा मतलब ये है कि आप सीधा बुक उठाइए और स्टार्ट पेज से, पेज नंबर 1 से लेके जो भी 700-800 पेजेस की बुक होगी, समझो लक्ष्मीकांत की उठाई आपने और स्टार्ट टू एंड पढ़ते गए। तो इसमें तो आपको, जैसे कि ये ऐसी बात हो गई कि आप गए फील्ड पे, क्रिकेट के फील्ड पे, और बैटिंग आपकी समझो बैटिंग है, तो बॉलर ने डाला बॉल और आप सीधा पहले बॉल पे 6 मारने देखोगे तो पहले बॉल पे भी आउट हो जाओगे। जनरली जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए या फिर विराट कोहली, तो वो पहले फील्ड चेक करते हैं, फील्ड कैसी है, ड्राई है, वेट है, या उस पर घास है, स्विंग होगा नहीं होगा, स्पिन हो रहे, तो उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगा के बैटिंग करते हैं। और पहले बॉल पे 6 नहीं खेलते वो, जनरली पहले देखते हैं बॉल किधर जा रहा है, पहले प्लेस करते हैं, पहले थोड़ा ठुक ठुक खेलते हैं। फिर उसके बाद जब एक बार अंदाज़ा आ गया कि भाई कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उसके बाद फिर देखो आप बैटिंग सचिन और विराट की। और वैसे ही काम होता है इसमें भी, जैसे कि अभी आपको पिच जो रहेगी उसके ऊपर एनालाइज करना है। मतलब क्या करना है, जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स मतलब जो भी ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि हो गया ज्योग्राफी अपना या फिर पॉलिटी, ये काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट है। इसको जल्दी से मतलब इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है और इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत हाई रहता है इसमें। जनरली 15 में से 15 भी बच्चे लेते हैं एमपीएससी में, तो इवन यूपीएससी में भी आउट ऑफ ले सकते हैं ये सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये पूरा कंसेप्चुअल रहता है और एप्लीकेशन बेस्ड भी रहता है। तो इसमें ज़्यादा मतलब ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ये जल्दी आपको कवर करने आनी चाहिए। और इसके लिए आपको पहले 2 रीडिंग देनी चाहिए। अभी कौन सा भी, अभी समझो आपने टॉपिक्स डिवाइड किए या फिर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया, भाई कि मेरा अभी लक्ष्मीकांत है, तो उसमें समझो प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है बहुत, तो पहले प्रेसिडेंट आप पूरा पढ़े और जनरली टॉपिक वाइज ही स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से मत पढ़े कि भाई अभी फर्स्ट चैप्टर है यूनियन एंड द स्टेट्स, हम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 365 या जो भी रहेगा आर्टिकल लास्ट उधर खत्म करेंगे, उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अभी हमने प्रेसिडेंट उठाया,
प्रेसिडेंट के 2 रीडिंग्स दे दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर ही पिछले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने भी आए हैं तो वो पूरे सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपको ज़्यादातर सही आ रहे तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, अगर नहीं आ रहे तो फिर से आपको रीडिंग देनी पड़ेगी और उसके बाद नोट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया आ जाती है कि सवाल कैसे बन रहे हैं इस पर और उस पर आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, और उसके बाद ही नोट्स निकाले। नहीं तो अभी स्टार्टिंग से नोट निकालोगे तो आप दूसरा लक्ष्मीकांत छापोगे। अगर उसके बाद आप जिसे जैसे अपने अपने हाई यील्डिंग टॉपिक्स हो जाते उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स पे चले जाइए। और जनरली ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत कम होते हैं, 80-20 रेशियो आपको सुना ही होगा। जनरली 80% पेपर 20% टॉपिक्स पे ही निकाला जाता है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए मैं ये जो स्लाइड है ये कोट से स्टार्ट करूंगा। समय हर कायर को शौर्यवीर बनने का एक अवसर देता है और वे क्षण यही है। तो वे क्षण आपके लिए भी और मेरे लिए भी यही है, क्योंकि इतने 40 दिन ही है आपके लिए शौर्यवीर बनने के लिए। तो आप 40 दिन में आप कैसे प्रिपेयर करें वो मैं बताऊंगा इस स्लाइड में। जनरली 40 दिन के बाद एमपीएससी है 13 सितंबर को, और ये एग्ज़ाम होगी नहीं होगी वो बात की बात है, पर अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू कर दीजिएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा बाकी एस्पिरेंट से। और ये कंपटीशन है, ये क्या ऐसा थोड़ी ग्रेजुएशन की थोड़ा पासिंग मार्क्स मिल गया और पास हो गया, ऐसा नहीं है। ये कंपटीशन है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो देखते हैं अभी। प्रायोरिटाइज करें सब्जेक्ट्स को, जैसे कि पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट हो गया, सीसेट पे मैं आऊँगा बाद में। ये जो सब्जेक्ट्स है काफ़ी हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स है और इनपुट आउटपुट रेशियो काफ़ी हाई होता है इसमें। और जैसे आपने ये इसमें के जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स है वो भी कवर कर दीजिए, और उसके बाद पूरा सब्जेक्ट होने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएं। मैं तो कहूँगा जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज लगाएं, और उसके बाद अगर आप प्रिपेयर करते करते भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है। और वो कब कैसे सॉल्व करना है वो भी हम डेली टाइम टेबल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो उसके अभी जैसे आपने टेस्ट सीरीज लगाई, आपने सॉल्व किया पेपर, तो उसके बाद आप जनरली बहुत थक जाते हो और आपको मन भी नहीं करता कि वो क्वेश्चन पेपर देखे। पर जनरली इधर से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, इधर से ही आपका जो कड़ी परीक्षा है मैं बोलूँगा वो स्टार्ट होती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सॉल्व करना तो है एक पार्ट, पर उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एनालिसिस का, क्योंकि एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। समझो आपने पॉलिटी में 15 में से, माउस की वजह से थोड़ा सा, 15 में से समझो 6 बरोबर आए और 9 चुक गए, तो 9 कौन से टॉपिक्स पे आपके गलत आए तो वो देखे, और वो जो टॉपिक्स है उसे फिर से रिवाइज करे, और उसमें से जो भी आप समझो कुछ भी भूल रहे तो एक पेज बनाए, उसको डिवाइड करें और उसमें छोटे जो भी शॉर्ट में लिखे, बहुत शॉर्ट में, और वो टॉपिक्स के एकदम माइक्रो नोट्स बनाए। आपके नोट्स रहेंगे ही, और जो आपको लगता है कि ये बार बार भूलने के चांसेस है तो वो भी लिखे इसमें। और ऐसे आपके 4 से 5 पेजेस भी हो गए तो काफ़ी हो जाता है एग्ज़ाम तक। और ये 4 से 5 पेजेस प्लस आपके नोट्स अगर रीड कर दीजिए तो आपको मतलब बहुत आसानी हो जाएगी अरे आपको ये रिमाइंड करने में जब एग्ज़ाम में जाओगे आप तो। और इसकी बार बार रिवीजन करें। रिवीजन मैंने 3 बार लिखा है, क्योंकि रिवीजन ही इस एग्जामिनेशन की है। ये रिवीजन इसलिए करते क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारा आपको रखना पड़ता है माइंड में, जो भी फैक्ट्स होते हैं या कंसेप्ट होते हैं काफ़ी सारा माइंड में रखना पड़ता है। और आपका माइंड तो सुपर कंप्यूटर थोड़ी कि एक बार पढ़ ले, या फोटो मेमोरी थोड़ी है एक बार पढ़ ले और आपको याद हो जाएगा। तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें बार बार रिवाइज करने के बाद ही आपको याद होगा, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको याद रखने में। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है। ये स्लाइड में है जनरली एक टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए। ये एक रफ टाइम टेबल एक आपको आइडिया देने के लिए, जनरली ज़्यादातर बच्चे यही फॉलो करते हैं। तो आप अगर नाइट स्टूडेंट है तो नाइट के लिए अलग टाइमिंग्स अप्लाई होंगे, और डे के लिए तो आपको आपके हिसाब से टाइमिंग अप्लाई करें। पर जनरली यही एक ऑलमोस्ट क्या बोल सकते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप। तो देखते हैं हम। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, फिलहाल तो मैं नाइट पर्सन हूँ, अभी मॉर्निंग पे ही शिफ्ट करना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में पेपर होता है। तो आप 7:30 से 9:30 समझो, अभी 7 बजे उठे आप, 7:30 तक आप फ्रेश हो गए, और 7:30 से 9:30 2 आवर का स्लॉट। जनरली जो सुबह का टाइम होता है बहुत क्रीम टाइम होता है, तो उसमें आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स ले, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, समझो इकोनॉमिक्स हो गया या साइंस हो गया, तो उसे ले, उसे पढ़े। उसके बाद एक आधा 1 घंटे का गैप ले, मतलब एक रेस्ट करे या फिर ब्रेकफास्ट या लंच जो भी रहेगा आपको वो करे। और जैसे आपको बैठने के पहले जनरली आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है
जो भी एनालिसिस किए होते हैं, समझो कोई भी नैनदीप हो गया या कोई भी एकेडमी का हो गया, तो वो ले और वो सॉल्व करे स्टार्टिंग के 15 मिनट। क्योंकि आप जैसे बैठते हो वैसे आपको मतलब स्टार्ट थोड़ी होता है, आपका जो प्रोसेसर होता है माइंड का वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि आपको रेस्ट हो गई रहती है, आप जल्दी से आपको ट्रैक पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप जैसे ही बैठोगे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है 15 से 20 मिनट क्वेश्चंस, ऐसे ही मतलब रैंडमली पढ़ो, सॉल्व करो, और उसके बाद आप जो सब्जेक्ट रहेगा दूसरा तो उसके लिए आप प्रिपेयर करो। समझो इधर लिया आपने पॉलिटी और यहाँ पे ले लिया समझो ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 12:30 तक हो गया, 2 आवर का, 2 से 3 आवर का स्लॉट ही रखे, ज़्यादा बड़ा भी मत रखे क्योंकि उतना माइंड आपकी कैपेसिटी नहीं रहती। तो उसके बाद 12:30 से समझो लंच के बाद पूरा ब्रेक रेस्ट के होने के बाद 2 से 5 तक सीसैट ही रखे। सीसैट एमपीएससी के लिए तो मैं तो कहूँगा पूरा एक क्रैकिंग स्टोन ही है। इसके बगैर आप चांसेस बहुत कम है कि आप क्रैक करोगे, क्योंकि एमपीएससी में सीसैट का रोल 80 to 90% रहता है। बच्चे इसमें ऑलमोस्ट 150 से 160 लेते, या फिर उससे भी ज़्यादा देखे मैंने, 170 वाले भी रहते। तो इतना तो नहीं करना है आपको, एक जो कट ऑफ रहेगा उसके ऑलमोस्ट 60 to 70% भी स्कोर आ जाता है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि जीएस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कितना स्कोर करोगे। तो इसके लिए आपको सीसैट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखे, और मैं तो कहूँगा डेली सॉल्व करिए सीसैट 2 से 5 के बीच। एक क्वेश्चन पेपर हुआ तो वो तो बेस्ट रहेगा, पर मैं कहूँगा सॉल्व करे 1 घंटा पैसेजेस को दे। 10 से 11 पैसेजेस होते, तो 10 पैसेजेस जनरली टाइम लगा के सॉल्व करें। अभी बहुत टाइम कम है तो जनरली आपने किया ही होगा पहले, पर फिर भी अगर आपने नहीं किया है तो आपसे आज से भी स्टार्ट करके आप कवर कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। और बाद में ये होने के बाद समझो 1 घंटा पैसेज हो गया, उसमें पूरा एनालाइज करें वैसे ही जैसे मैंने पिछली बार स्लाइड में बताया था। उसके बाद रीजनिंग करें, अगर आपको लगा कि रीजनिंग करें, या फिर नेक्स्ट दिन आधा घंटा पैसेज करें और फिर उसके बाद रीजनिंग करें। मैथ्स आपको अगर डिफिकल्ट लगता रहेगा तो ठीक, नहीं तो अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो मैथ्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो गया। फिर आपका एक्सरसाइज या जो भी रहेगा आप रिफ्रेशमेंट्स करें, चाय वगैरह पी के मस्त। फिर उसके बाद 7:30 से 9:30 सिंपल टॉपिक्स ले, बहुत इजी सब्जेक्ट्स ले, जो अगर आपको मॉर्निंग सब्जेक्ट्स लेना वो करें, या फिर आप रिवाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप उसी सब्जेक्ट पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं एमसीक्यूज। जनरली मैं बोलूँगा कि आप कमीशन की सॉल्व करें रादर एनी दूसरा कौन से भी टेस्ट के वगैरह, क्योंकि एक जनरल आइडिया आ जाती है कि उसका पैटर्न क्या चल रहा है, और उसमें उसी में आप रहोगे तो आपको एक आइडिया आ जाती है कि आप आगे के कौन से सवाल प्रेडिक्ट करना भी आपको आना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, 7:30 से 9 तक ये हो गया। तो 10 से 11 के बीच आप रिवाइज करें, सॉल्व करें सीसैट, या फिर आप सो भी सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। और रिवीजन करते हो तो एक ब्रेनस्टॉर्म बताता हूँ मैं। अभी समझो आपने सुबह में 2-3 टॉपिक्स पढ़े, समझो पॉपुलेशन हो गया या फिर पॉवर्टी हो गया, तो आप जब ये टॉपिक खोलोगे तो जनरली आप थोड़ा सा आंखें बंद करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि आपने सुबह पढ़ा क्या क्या था। समझो कुछ कुछ कमिटीज थे, उनके क्राइटेरिया थे, तो आपको कितने याद आ रहे हैं। समझो वो भी याद नहीं आ रहे तो आपको समझो कमेटी के याद भी नहीं आए, तो कमेटी का नाम देख के एक बार थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपके जो मेमोरी में रहेगा सबकॉन्शियस लेवल पे वो पूरा इम्प्रिंट हो जाता है। और नींद भी पूरी ले, 7 से 8 घंटे की पूरी नींद ले। वो अलग बात है मैं 9 से 10 घंटे सोता हूँ क्योंकि एक बार आपकी नींद पूरी हो जाए ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आपको आसानी होती है रिवीजन करने में भी, या फिर आपको जो भी हार्ड टॉपिक्स है वो भी करने में। अभी समझो अभी 2 अगस्त को आज जनरली क्वेश्चन पेपर रहता है, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको एनालाइज करने में आ जाएगा कि भाई आपका कौन से 2 सब्जेक्ट्स वीक है या 3 सब्जेक्ट्स वीक है, तो उसके हिसाब से आप आगे के 3 दिन प्लान करें। समझो मेरे एंशिएंट और मिडल और मॉडर्न तीनों वीक है, तो मैं 3 से 6 अगस्त के बीच में ये तीनों सब्जेक्ट्स रखूँगा, और 3 दिन में जितना हो सकता है उतने हाई टॉपिक्स है, जो भी ज़्यादा कवर करने वाले टॉपिक्स है वो रिवाइज करूँगा। फिर इवनिंग में भी अलग सब्जेक्ट। फिर करंट जनरली डेली 1 मंथ का करंट अफेयर्स रिवीजन चालू करिए आप, मतलब कल से ही डेली 1 मंथ कर दीजिएंगे तो अब 12 दिन में उसके 12 दिन मतलब 24, और उसके 12 दिन 36, मतलब 3 बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो अब अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं 1 मंथ का, तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, और एग्जाम तक तो और ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो उसके बाद आता है 7 से 8 अगस्त, उसमें भी आप ऊपर का जो सब्जेक्ट्स लिए थे उसको रिवाइज करें।
समझो 7 अगस्त को अगर आपको बोर होता रहेंगे तो 2-2 सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका टेंडेंसी है कि एक सब्जेक्ट में पूरा दिन कवर कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे 7 अगस्त को समझे एंशिएंट और मिडिवल कवर कर लिया और 8 अगस्त को मॉडर्न कर लिया। उसके बाद वैसे ही अगर आपको लगा एक मंथ का रिवीजन फिर से करना है तो आप कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट मंथ का भी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप इधर जनवरी किया तो फरवरी, मतलब डेली अगर एक मंथ का किया तो मुझे लगता है ये काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद आता है 9 अगस्त आपका क्वेश्चन पेपर डे। जनरली संडे को रखिए क्वेश्चन पेपर, संडे ही आता है आई गेस, आज संडे ही है 2 फिर 9 वैसे आगे आगे जैसे जैसे आएंगे तो संडे को क्वेश्चन पेपर्स रखिए। जनरली कैसा हो जाता है कि संडे को रखने का यही मोटर रहता है कि आपका माइंड का जो रहता है वो साइकिल पूरी बैठ जाती है, और आपका जो ये टाइम स्लॉट होता है जनरली वही टाइम स्लॉट में रखे जितना आपकी एग्ज़ाम होती है। जैसे 9:30 से 11:30 होता है और बाद में 2:30 से या फिर 3 से 5 तक होता है इसी सेट का, तो उसी स्लॉट में रखे क्योंकि आपका जो माइंड है उसी टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया आपके एरियाज देखे और उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स रखे, और उसके बाद उसके 2 दिन रिवाइज करें, उसके बाद फिर टेस्ट रखे। ऐसे ही करते जाना है, वैसे ही कंटिन्यू करते जाना है आगे तक। जैसे 16 अगस्त को टेस्ट, फिर 17 से 20 तक दूसरे सब्जेक्ट्स, फिर 21 और 22 अगस्त को वही सब्जेक्ट्स की रिवीजन। वैसे करते करते आप 30 अगस्त तक हो जाएगा आपका ऐसा पूरा। और 1 तारीख से मैं कहूँगा एक सब्जेक्ट और एक मंथ का करंट अफेयर्स डेली, या फिर आपको लगा तो 2 सब्जेक्ट्स, जैसा आपका कंफर्टेबल रहेगा आप तो डेली रिवाइज करें 12 तारीख तक। और 13 सितंबर को तो है ही, तो आप निश्चिंत होके जा सकते हो आप एग्ज़ाम के लिए। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एक्चुअली एटीट्यूड पे ही आपका सिलेक्शन होता है। अगर मैं ऐसा भी कहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंटरव्यूज़ होते हैं तो आपको जनरली एटीट्यूड ही देखा जाता है कि आप कितना कैसे आप बिहेव करते हो। अगर कुछ सवाल आ गया तो आप एंग्री होते हो या आप नर्वस होते हो या आप डर जाते हो, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, एक ऑफिसर लेवल का एटीट्यूड है या नहीं, जैसे कि रॉकी भाई का है अपने केजीएफ। तो वैसा ही एटीट्यूड रखिए एग्ज़ाम देने के वक्त। ऐसे ही खाली फुकट बाहर घूमते वक्त भी एकदम केजीएफ बन के ना घूमे। आपको पीट दिए जाओगे। ठीक है, जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है अभी स्लाइड्स खत्म हो गए, देखते हैं। और बस यही इतना ही था वीडियो। और आप ये जनरली बेस्ट ऑफ हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का ही नतीजा होता है आपका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप सिर्फ हार्डवर्क करके भी नहीं हो सकता और सिर्फ स्मार्ट वर्क भी नहीं ज़रूरी। स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, उसके साथ भी हार्डवर्क भी चाहिए, तो उसके साथ ही आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट भी मिलेगा। और ये प्रोसेस को एंजॉय करें, ज़्यादा मतलब टेंस्ड होके भी पढ़े मत। जितना आपको रिलैक्सेशन लगेगा उतना रिलैक्स भी करें। और जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो तो उसमें एक अलग ही हैप्पी फीलिंग आती है, तो वो भी आपको महसूस हो जाएगी जैसे जैसे आप पढ़ोगे। तो और उसमें इस प्रोसेस का आप मज़ा ले, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। यस, स्लाइड्स खत्म हो गए। आपका ऐसे ही सपोर्ट देती रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। और आपको आगे के दिन के लिए शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही प्लानिंग के साथ करते जाइए, आपको ज़रूर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे। थैंक यू।